हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हो, हमने क्लास 2 तक पढ़ लिया है CSIR नेट लाइफ साइंस का सिलेबस। अब हम क्लास 3 पे हैं और हम सेल बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने नॉर्मल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। अब जो हम करेंगे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आप सब जानते हो इसके लिए एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दो प्रोसेसेस होती हैं। एंडो जो होता है वो इनवर्ड मूवमेंट के लिए होता है, तो जो भी कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा तो उसके लिए एंडोसाइटोसिस, अगर बाहर जाएगा तो एक्सोसाइटोसिस। तो ये दोनों प्रोसेसेस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। तो एंडोसाइटोसिस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल एंट्री करता है तो वो एंडोसाइटोसिस से करता है। क्रिश्चियन डी ड्यूवे, जिन्होंने कि लाइसोसोम्स के बारे में बताया था, उन्होंने ही एंडोसाइटोसिस के बारे में भी बताया। तो द टर्म एंडोसाइटोसिस वाज गिवन बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे। एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम डिस्कस करने वाले हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला टॉपिक अभी मैंने हटा दिया है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जाएंगे, जब उसके अंदर हम नर्व का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे, तब आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं अगर उसे करवा भी देती हूँ तो भी आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, अगर आप जुअलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हो तो एंडोसाइटोसिस में मैंने आपको एक चीज बता दी कि क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने बताया था। एंड ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इंटरनलाइज करते हैं मटेरियल को, तो सेल के अंदर एंट्री होती है मटेरियल की। ठीक है। अब ये जो भी एंट्री होती है ये होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का बनना। यही वो वेसिकल्स होंगे जो कि सब्सटेंसेस को अंदर लेके जाएंगे। तो अगर ये वेसिकल्स नहीं प्रेजेंट है तो सब्सटेंसेस जो है वो भी इजीली एंटर नहीं कर पाएंगे सेल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस तरीके की। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई मटेरियल है जिसकी एंट्री करनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके की एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होगी जिसके अंदर ये मटेरियल अंदर जाएगा। अब ये जो इन्वेजिनेशन है ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाती है और इस तरीके से एक वेसिकल की फॉर्म में अंदर चली जाती है, और इस सब्सटेंस का फिर आगे ट्रांसपोर्ट होता रहता है फ्री वेसिकल की फॉर्म में। ठीक है। अब ये जो भी फ्री वेसिकल की फॉर्म में किस सेंस में कि जो भी सब्सटेंस है वो अंदर चला जाएगा और फ्री वेसिकल जो भी होगा वो वापस से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके उसकी मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से सब्सटेंस जो भी होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है एंडोसाइटोसिस में। अब एंडोसाइटोसिस जो होती है दो टाइप की होती है, तो इसके टाइप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप्स हैं। एक होता है जिसे कि हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, इसे सेल ईटिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में एंटर करता है। बट अगर हम एक और टाइप की बात करें तो उसे बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो होता है ना उसे बोला जाता है सेलुलर ड्रिंकिंग। तो ये ड्रिंकिंग होती है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका इनटेक होता है, उनको लिया जाता है, अंदर भेजा जाता है सेल के। अब फैगोसाइटोसिस की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो लार्ज पार्टिकल्स हैं और वो एंटर करेंगे। और वो किसके अंदर एंटर करते हैं, तो इसी तरीके के वेसिकल्स होते हैं जिन्हें एंडोसिटिक वेसिकल बोला जाता है। अब इन एंडोसिटिक वेसिकल्स का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम फैगोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। और इसके अंदर मैं आपको जिन वेसिकल की बात कर रही हूँ उन्हें बोला जा रहा है एंडोसिटिक वेसिकल्स। एंड जो ये एंडोसिटिक वेसिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फैगोसोम्स।
ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो कोई भी लार्ज पार्टिकल है उसका इंटरनलाइजेशन होगा, और उसके इंटरनलाइजेशन के लिए सबसे पहले वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होता। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जिनसे ये पार्टिकल अटैच होते हैं, और यही रिसेप्टर्स हैं जो इसे आगे कैरी करके आगे ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब ये रिसेप्टर्स जो होंगे, जब भी इनसे वो पर्टिकुलर पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स आके बाइंड करेंगे तभी वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, वरना नहीं। और जो भी यहाँ वेसिकल फॉर्म होता है उसे हम एंडोसिटिक बोल रहे हैं क्योंकि वो एंडोसाइटोसिस की वजह से बना है। और उसके लिए हम टर्म फैगोसोम बोल रहे हैं क्योंकि हम जो प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं वो है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस जो होती है वो बहुत सारे सेल्स में आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट जो ये आपको देखने को मिलेगी वो मैमेलियन सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं एनगल्फमेंट में जो हेल्प करते हैं, फैगोसोम वगैरह की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, वो सारे जो होते हैं फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। इनमें मैक्रोफाजेज आते हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आते हैं। जो भी ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है ये एक्टिव होती है। एक्टिव इन द सेंस कि इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, तो जीटीपी की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीटीपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जीटीपी नहीं होगा तो जो भी ये प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस की वो भी कैरी आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जीटीपीएज की रिक्वायरमेंट होती है फैगोसाइटोसिस को कैरी आउट करने के लिए। तो मैंने आपको एक प्रोसेस समझा दी फैगोसाइटोसिस। अब दूसरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया सेलुलर ड्रिंकिंग इसे हम बोल रहे हैं। ये फ्लूइड फेज में होती है इसीलिए इसे ऐसा बोला जाता है। एंड इसमें फ्लूइड का जो भी सॉल्यूट्स होते हैं फ्लूइड के साथ वो सारा जो है उन सबका इंजेक्शन होता है और स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। तो पिनोसाइटोसिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव दो तरीके से हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ही फ्लूइड का, किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का ही एंट्री हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी फ्लूइड का जो भी एक्सटर्नल सरफेस में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में प्रेजेंट है, उसका इनटेक हो सकता है। तो पिनोसाइटोसिस सिलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सिलेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए भी रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वही रिसीव करेंगे कि किस मटेरियल को अंदर भेजना है सिलेक्टिव के केस में। ये जो होता है बहुत सारे मैकेनिज्म से होता है, हर एक मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उन मैकेनिज्म्स के नाम मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ, तो फिर मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगी। मैक्रोपिनोसाइटोसिस होता है एक, मैक्रोपिनोसाइटोसिस। इसके अलावा एक क्लैथरिन मीडिएटेड होता है, क्लैथरिन मीडिएटेड, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक होता है कैवियोले मीडिएटेड। मैं मीडिएटेड नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आप समझ जाना किसकी बात कर रही हूँ। तो मैक्रोपिनोसाइटोसिस, क्लैथरिन एंड कैवियोले मीडिएटेड, या फिर आप इंडिपेंडेंट पाथवे भी बोल सकते, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, दोनों में से किसी भी टाइप का पाथवे हो सकता है। ठीक है, क्लैथरिन कैवियोले डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी पिनोसाइटोसिस हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक एक करके हम देख लेते हैं। मैक्रोपिनोसाइटोसिस से हम शुरू करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। यस, तो फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैक्रोपिनोसाइटोसिस। मैक्रोपिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो भी रिसेप्टर लाइक चीज होती है जो मॉलिक्यूल की एंट्री में मदद करेगी वो कुछ इस तरीके के, सिकल शेप बोल सकते हो आप, इस तरीके की होती है, और सब्सटेंस यहाँ पे इस तरीके से लाई करेगा। ठीक है, ये फिर एंट्री करने में मदद करेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी फिर आगे जाके वो मटेरियल अंदर एंटर करेगा, सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो सारी इनिशिएट हो जाएगी। एंड ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए भी आपको रो फैमिली के, रो नाम की एक फैमिली होती है प्रोटीन्स की, उसके
जीटीपीएजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जीटीपी की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में, तो एक्टिव प्रोसेस ये होती है, उसे करने के लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट आपको जरूर होती है। ठीक है, तो ये भी जो भी सब्सटेंस होगा यहाँ से एंटर करेगा और फिर उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोला जाता है मैक्रोपिनोसोम। मैक्रोपिनोसोम, जैसे कि हमने फैगोसाइटोसिस में फैगोसोम के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ मैक्रोपिनोसोम की डेवलपमेंट होती है। सेकेंड जो मैंने आपको बताया उसका बताया था क्लैथरिन डिपेंडेंट वाला या क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, तो ये भी एक प्रोसेस है जो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। ये जो होता है इसे पहले रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोला जाता था, बट अब इसका नाम क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बोला जाता है क्लैथरिन, क्लैथरिन कोटेड पिट्स बोला जाता है, क्लैथरिन कोटेड पिट्स। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ पिट्स हैं, कुछ गड्ढों की तरह कुछ चीजें जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, क्लैथरिन से कोटेड होती हैं वो। जैसे कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएं इस तरीके से है, तो यहाँ पे वेसिकल आपको मिल रहा है जिसके अंदर जो भी वो सब्सटेंस है जिसे कैरी करना है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से मान लेते हैं एक रिसेप्टर से बाउंड फॉर्म में। अब इसके अराउंड सारी जगह यहाँ क्लैथरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लैथरिन की कोट आप बोल सकते हो, क्लैथरिन प्रोटीन्स की एक कोट की तरह एक चीज जो है वो आपको इन पिट्स में देखने को मिलेगी, और यही फिर आगे जाके सब्सटेंसेस को वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लैथरिन की जरूरत है इसीलिए इसे क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ये जो भी रिसेप्टर होता है उसके पास नीचे के रीजन में क्लैथरिन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्लैथरिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर हैवी और लाइट चेन्स होती हैं। अगर आप एक सिंगल क्लैथरिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे व्हील होता है, व्हील की तरह आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ऐसे तीन होते हैं, तो तीन कॉपीज में क्लैथरिन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, और हर एक के पास हैवी और लाइट चेन होती है। इस तरीके से बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये वाला क्योंकि ये लंबी चेन है तो इसे हैवी चेन बोला जाएगा, और कुछ लाइट चेन्स भी इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तीनों में एक एक होगी। तो दो लाइट दो हैवी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। टोटल 3 होती हैं ये, तो हम ऐसे बोलते हैं 3 हैवी एंड 3 लाइट चेन एक क्लैथरिन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे। 2 नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया 3 होगा। ठीक है, तो 3 हैवी 3 लाइट एग्जिस्ट करती हैं, और इनके अंदर ग्लोब्यूलर डोमेन भी होता है, ऐसा टर्मिनल जो कि इन्हें अटैच करने में मदद करता है। और इसमें एक और चीज है कि ये साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाले रीजन में होंगे, इस रीजन में नहीं होते हैं, ये सिर्फ इंट्रा सेलुलर वाले रीजन में होते हैं, यानी इस साइड को कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि क्लैथरिन जो होता है वो कोट्स में जो भी ये असेंबल हो रहा है, इसकी असेंबली जो होगी वो सारी होगी बाय इंटरैक्टिंग विद अडेप्टर प्रोटीन्स। तो अडेप्टर प्रोटीन्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अडेप्टर प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनकी अटैचमेंट में यहाँ पे मदद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका लेते हैं तो एग्जाम्पल होता है अपटेक ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल का अपटेक किस तरीके से होगा, तो वो क्लैथरिन वाले मेथड से ही होता है, क्लैथरिन मीडिएटेड मेथड से। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं, तो वो एक टाइप का कोलेस्टेरॉल होता है, उसके अपटेक में क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का ही रोल होता है।
इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसके अंदर जो यहाँ आप देख रहे हो मैंने कुछ रीजन सा बनाया हुआ है जो यहाँ नेक की तरह फॉर्म हो रहा है, नेक पोर्शन बोलते हैं इसे। तो ये जो नेक पोर्शन होता है इसके रिलीज में, मतलब ये नेक पोर्शन बनने के लिए ताकि वेसिकल यहाँ से पिंच ऑफ हो जाए, इसके लिए आपको एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे डायनेमिन बोलते हैं। तो डायनेमिन प्रोटीन एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, उसकी जरूरत होती है और ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके काम करता है। तो जीटीपी की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत होती है पूरी ये जो भी वेसिकल है उसको पिंच ऑफ करने के लिए। ठीक है, डायनेमिन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से फिर वेसिकल रिलीज हो जाएगा और अंदर जाके वो पूरा जो भी कंटेंट उसके अंदर होगा उस सब्सटेंस को भी रिलीज करने में मदद कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये पूरे एंडोसिटिक वेसिकल्स जो होते हैं ये फिर जाते कहाँ हैं, मतलब वेसिकल बन गया उसके बाद जाएगा कहाँ, क्या करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो होता है वो अपना कंटेंट डिलीवर करता है इनटू सर्टेन ऑर्गेनल्स, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। उन ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं एंडोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। एंडोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। एंडोसोम्स जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अर्ली एंड लेट एंडोसोम्स दो टाइप आपको पता होंगे इसके। अर्ली जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा क्योंकि वहीं पे जाके वो जो भी वेसिकल है अपना कंटेंट उसके साथ जोड़ देगा, उसको भेज देगा। बट जो मैच्योर वाले एंडोसोम्स हो जाते हैं यानी लेट एंडोसोम्स जो होते हैं वो जनरली आपको न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, वहीं पे वो प्रेजेंट होते हैं। एंड लेट एंडोसोम्स जो होते हैं उनका जो पीएच होता है वो भी एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अर्ली एंडोसोम्स। वो एसिडिक पीएच बेसिकली प्रोटॉन पंप की मदद से जनरेट किया जाता है और वो ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी उस वेसिकल के अंदर का सब्सटेंस था अगर मान लो उसका डिग्रेडेशन करना है तो उसके लिए एसिडिक पीएच जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया। लेट एंडोसोम्स जो होते हैं फिर वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो एंडोसोम जो है दो टाइप के हैं, अर्ली एंड लेट। अर्ली एंडोसोम जो होंगे वो वेसिकल को अपने साथ फ्यूज करवाएंगे और उसका कंटेंट जो होगा वो अपने अंदर ले जाएंगे। फिर इसके अंदर प्रोटॉन पंप होगा, वो पीएच जो होगा डिक्रीज करेगा और ये लेट एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेट एंडोसोम जो होगा वो अपना कंटेंट जो है वो लाइसोसोम के अंदर भेज देगा। तो लेट एंडोसोम विल फ्यूज विद द लाइसोसोम्स एंड लाइसोसोम्स को क्योंकि एसिडिक पीएच चाहिए होता है हाइड्रोलेजेस वगैरह को एक्ट करने के लिए, इसीलिए लेट एंडोसोम का पीएच एसिडिक मेंटेन किया जाता है और फिर इनका फ्यूजन होता है और जो भी वो सब्सटेंस है उसका डिग्रेडेशन वगैरह कर दिया जाता है अगर उसे डिग्रेड करना है, जैसे एलडीएल के केस में होता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो भी फिर वो ये रिसेप्टर होगा जो मैंने यहाँ आपको रिसेप्टर बना के दिखाया है, ये रिसेप्टर जो होगा वापस से रिसाइकिल होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और वहीं पे वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और भी ज्यादा रिसेप्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो एलडीएल वाला हो गया क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। दूसरा जो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है वो ट्रांसफेरिन का होता है। तो पहला एलडीएल बताया, दूसरा है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो होता है आयरन बाइंडिंग एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो जो भी सेल्स होते हैं ज्यादातर सेल्स ट्रांसफेरिन जो होता है आयरन को एक्वायर करने के लिए वो ट्रांसफेरिन का यूज करते हैं। एंड ट्रांसफेरिन बेसिकली है क्या, ट्रांसफेरिन एक टाइप का रिसेप्टर होता है जिससे कि आयरन आके बाइंड करता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है ना वो किस तरीके से, आयरन है, आयरन के ऊपर ट्रांसफेरिन, आयरन जो होगा वो ट्रांसफेरिन से अटैच्ड है एंड ट्रांसफेरिन फिर रिसेप्टर से अटैच्ड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़ा हुआ है और फिर वो रिसेप्टर जो होगा उसका इंटरनलाइजेशन होता है वेसिकल की फॉर्म में इस तरीके से। तो आप समझ पा रहे हो आयरन ट्रांसफेरिन देन रिसेप्टर इस तरीके से, और फिर उसको अंदर भेजा जाता है। अर्ली एंडोसोम की फॉर्मेशन होती है, लेट एंडोसोम की फॉर्मेशन होती है एंड लेट एंडोसोम के एसिडिक पीएच की वजह से आयरन रिलीज हो जाता है और आयरन को फिर सेल के अंदर भेज दिया जाता है और जो भी रिसेप्टर है कंटेनिंग ट्रांसफेरिन वो वापस से
भेज दिया जाएगा टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो होगी वो काम करेगी। तो एंडोसाइटोसिस जब भी हम बोल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड मूवमेंट है, उसके अंदर हम पूरा जो प्रोसेस वापस से रिसेप्टर की रिसाइकलिंग वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। तो जो भी रिसेप्टर है उसकी रिसाइकलिंग होगी और वापस से वो न्यू मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए फ्री हो जाएगा। तो मैंने आपको दो टाइप बताए अभी तक, एक मैक्रोपिनोसाइटोसिस, एक क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब हम तीसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वन इज कैवियोले मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। कैवियोले मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये वाली प्रोसेस किस तरीके से होती है? तो कैवियोले जो होते हैं फ्लास्क शेप्ड इन्वेजिनेशंस होती हैं और कुछ नहीं होती। तो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि क्लेथरिन वाले थे इस तरीके के वेसिकल्स, वैसे ही ये भी होते हैं कैवियोले भी। बस इनके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो नेक वाले पोर्शन में कुछ डिटैच करने के लिए तो चाहिए, बट यहाँ पे क्लेथरिन नहीं प्रेजेंट इसके अराउंड। बस डिफरेंस इतना होता है। कैवियोले का मतलब ही केव होता है, लिटिल केव्स। तो ये केव लाइक चीज होती है जिसके अंदर कंटेंट जो है इजीली एंटर कर जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट वर्टिब्रेट्स यही फीचर जो है कैवियोले वाला वो शो करते हैं, ये याद रखना। अब ये जो भी फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर प्रोटीन एंड लिपिड बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये याद रखोगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी फॉर्मेशन वगैरह के लिए क्या चीज चाहिए होती है, जैसे क्लेथरिन वाले में क्लेथरिन प्रोटीन की जरूरत थी। कैवियोले मीडिएटेड जो होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको कैवियोलिन प्रोटीन की जरूरत होती है। कैवियोलिन प्रोटीन, कैवियोलिन प्रोटीन की जरूरत है, जो कि बेसिकली एक प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सी और एन टर्मिनल दोनों होते हैं। और ये इंटीग्रल होता है, मतलब बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो है कैवियोले की फॉर्मेशन में जो मदद करता है। और यहाँ पे भी डायनामिन चाहिए होता है, डायनामिन जो नेक वाले पोर्शन को डिटैच करेगा, डायनामिन प्रोटीन, ये भी यहाँ पे जरूरी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कैवियोले मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से थोड़ी सी डिफर करती थी, तो वो मैंने आपको मेंशन करी है। एक और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइप का जो पिनोसाइटोसिस होता है, उसको बोला था क्लेथरिन एंड कैवियोले इंडिपेंडेंट पाथवे। क्लेथरिन एंड कैवियोले इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस, इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। तो ये भी आपको देखने को मिलती है। ये भी एक टाइप का एंडोसिटिक पाथवे ही है, लिपिड्स फ्लूइड्स वगैरह के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये जरूरी होता है। बट इसे ना बहुत ज्यादा प्रिमिटिव माना जाता है, मतलब इस पाथवे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बोला जाता है कि क्लेथरिन और कैवियोले के अलावा भी एक पाथवे होगा जिसमें एंडोसाइटोसिस होती है, बट क्लेथरिन एंड कैवियोलिन की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए ये पाथवे बोला जाता है। प्रिमिटिव पाथवे है, बहुत कम देखा गया है, तो ये याद रखना। तो मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग पाथवेज बताए किस किस तरीके से वो काम करते हैं। अब आता है फेट ऑफ द रिसेप्टर। रिसेप्टर मैंने आपको ज्यादातर अभी जो भी चीजें बताई हैं उन सब में यही बोला है कि वो वापस से रिसाइकिल हो जाता है और उसे ऊपर भेज दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बट इसके अलावा भी कुछ फेट्स होती हैं रिसेप्टर की। अब कौन कौन सी फेट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फेट ऑफ रिसेप्टर, इस फेट वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद ही हमारा एक्सोसाइटोसिस वाला टॉपिक भी आएगा, तो पहले ये देख लेते हैं। अब क्या क्या हो सकता है रिसेप्टर के साथ? सबसे पहली चीज जो होती है, रिसेप्टर रिसाइकिल हो जाता है, रिसेप्टर को रिसाइकिल कर दिया जाता है जैसे कि आपको बताया था। एंड जो लाइगेंड होता है, जो लाइगेंड उसके ऊपर अटैच था ना सब्सटेंस जिसकी एंडोसाइटोसिस करनी थी, वो डिग्रेड कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको किस में बताया था, एलडीएल के केस में। बिल्कुल, तो एलडीएल जो होता है
वो इस तरीके का एग्जाम्पल है फेट ऑफ द रिसेप्टर, जिसके अंदर रिसेप्टर को रिसाइकिल कर दिया जाता है बट द लाइगेंड इज डिग्रेडेड, एलडीएल आता है उसके अंदर। दूसरा जो आता है एग्जाम्पल, दूसरा जो टाइप होता है फेट का, वो है दोनों की रिसाइकलिंग, रिसेप्टर भी रिसाइकिल होगा एंड लाइगेंड भी रिसाइकिल होगा, बोथ द रिसेप्टर एंड लाइगेंड्स आर रिसाइकिल्ड। ठीक, तो एक ये भी होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रांसफेरिन वाला, ट्रांसफेरिन। इसे ये कंफ्यूज मत करना कि आयरन था जो लाइगेंड था, आयरन लाइगेंड नहीं था, उसके अंदर ट्रांसफेरिन लाइगेंड था। एंड ट्रांसफेरिन जो होता है वो आपको क्या करेगा कि आयरन को रिलीज कर देगा, और जो भी एपो ट्रांसफेरिन होगा, एपो ट्रांसफेरिन मतलब जिसके साथ आयरन अटैच नहीं है, वो वापस से ऊपर भेज दिया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की एंड एपो ट्रांसफेरिन की, दोनों की रिसाइकलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तीसरा जो फेट होता है वो होता है रिसेप्टर एंड लाइगेंड बोथ आर डिग्रेडेड, दोनों का डिग्रेडेशन। तो रिसेप्टर एंड लाइगेंड दोनों का डिग्रेडेशन हो रहा है, दोनों डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ईजीएफ आता है। ईजीएफ जो होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इसे बोला जाता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो ये जो होता है इसके अंदर दोनों जो रिसेप्टर और लाइगेंड होते हैं दोनों का ही डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। इनका डिसोसिएशन होता है एट द लो पीएच कॉन्सेंट्रेशन एंड दोनों को ही लाइसोसोम में भेज दिया जाता है जहाँ पे दोनों डिग्रेड हो जाते हैं, यानी लाइगेंड भी और रिसेप्टर भी। और एक और होता है जिसे ट्रांससाइटोसिस बोलते हैं, फोर्थ। ट्रांससाइटोसिस ना, आप इसका मतलब समझना कि ये है क्या। ट्रांससाइटोसिस ये ज्यादातर आपको इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एंडोसाइटोसिस इज कपल्ड विद द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रहा है किसी सब्सटेंस का, अंदर भेजा जा रहा है उसे वेसिकल की फॉर्म में, और दूसरी साइड से उसका एक्सोसाइटोसिस हो रहा है यानी उसे सेल से बाहर भेजा जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस जब साथ में होती हैं तो उसे ट्रांससाइटोसिस बोला जाता है, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन, ज्यादातर वो ऑपोजिट साइड पे ही होता है जैसे मैंने बनाया, और इस तरीके से उसको ऑपोजिट साइड पे भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, तो इसे ट्रांससाइटोसिस बोलते हैं। अब ये मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस बताई, किस तरीके बताए, जिससे कि जो भी फेट होता है रिसेप्टर का वो आपको पता चलता है। अब हमने एंडोसाइटोसिस डिस्कस कर लिया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हो कैवियोलिन आपको पढ़ना है, आपको क्लेथरिन वाला पढ़ना है कि किस तरीके से होता है, एंड इसके अलावा ट्रांससाइटोसिस आपको पता होना चाहिए, और लास्ट अब आता है एक्सोसाइटोसिस। तो लास्ट वाला टॉपिक भी देख लेते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब ये जो एक्सोसाइटोसिस होता है इसके अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल्स का, बट कहाँ पे रिलीज होता है, टूवर्ड्स द आउटसाइड। तो आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किसी भी सब्सटेंस का, आउटसाइड ट्रांसपोर्ट बाहर भेजना इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, दो टाइप का होता है, तो इसके टाइप्स की जब भी आप बात करोगे दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटरी पाथवे, कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटरी पाथवे बोलते हैं इन्हें, क्योंकि हम सिक्रीशन बोलते हैं आउटसाइड ट्रांसपोर्ट को जनरली, तो इसीलिए हम सिक्रीशन टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। दो टाइप्स बताए, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटरी पाथवे और दूसरा है रेगुलेटेड सिक्रीटरी पाथवे, रेगुलेटेड सिक्रीटरी पाथवे। तो ये दो तरीके से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीटरी पाथवे जो होता है ये ज्यादातर सभी सेल्स करते हैं, तो ये ऑल सेल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट जो रेगुलेटेड होता है ये सारे नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है,
जैसे प्रोटीन्स का रिलीज जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, जैसे कोलेजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है। बट अगर आप रेगुलेटेड की बात करो तो वो सिग्नल के रिस्पॉन्स में होता है, कोई सिग्नल मिलेगा तभी सिक्रीशन होगा सब्सटेंस का टूवर्ड्स द आउटसाइड, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा सिक्रीशन। जैसे कि अगर मान लो हॉर्मोन्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना है, तो हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हर टाइम पे नहीं होता, डिमांड के टाइम पे ही होता है। सिमिलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स का ट्रांसपोर्ट होगा, डाइजेस्टिव जूसेस का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट होगा, वो सारा रेगुलेटेड होता है, यानी बाद में ही होता है। और यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स बोलते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स टर्म जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैंने आपको एंडोसाइटोसिस बताया किस तरीके से होता है, एक्सोसाइटोसिस बताया किस तरीके से होता है। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पढ़ना है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो, मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हो। आगे आने वाली क्लास में हम सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट करेंगे, मेनली राइबोसोम्स से। तो राइबोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।